में। अगर आप सिंसियर होंगे ना तो आपकी हर चीज़ आप देखोगे कि वो बीज है, वो सीड की तरह है, वो बीज है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी समझते हो ना, सजगता, सजगता। तो अगर आप सजग हैं अपने जीवन को लेकर के, आप देखेंगे ट्रकों के पीछे लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अगर जीवन में ही असावधानी है और असावधानी आपका स्वभाव है तो कितनी दुर्घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन को प्यार करें, सबसे पहले खुद को प्यार करें, क्योंकि अगर आप खुद को प्यार करेंगे तभी आप अपना विकास और उत्थान करेंगे। 16 बैच आए गए, 16 और आएंगे जाएंगे, और हम इस अफसोस के साथ धरती से चले जाएंगे कि यार हमने कुछ कमाल नहीं किया। जो तो खुद से कैसे प्यार करें, ये बहुत बुनियादी सवाल है। क्यों प्यार करें ये तो बता दिया कि प्यार करना शुरू करेंगे तभी सारी तरक्की शुरू होगी, पर कैसे करें, नाइस क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्नों के लिए हम अपने यहाँ बैठे हैं, पर उसके पहले मैं 2-3 बातें, आप याद रखना सवाल अपना, मैं 2-3 चीज़ें बता दूँ आपको और शॉर्ट बताऊँगा। इसमें कोई सवाल होगा तो आप बता देना। ये वो सवाल हैं जो पिछले क्लासेज में बच्चों ने मुझसे कुछ पूछे हैं, सामने पूछे हैं, यहाँ खड़े होकर पूछे हैं। यूपीएससी की तैयारी वगैरह कुछ लोग कर रहे हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे नहीं है। यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है जो एक रात में आपकी ज़िंदगी बदल देती है। पर उस एक वो अभी वर्ल्ड कप हुआ है ना फुटबॉल का, फीफा, उसमें कोई खिलाड़ी जीता है, मेसी जीता है ना। तो मेसी का एक कोट मैं परसों पढ़ रहा था, मैच वैसे तो मैं देखता नहीं, इतना टाइम मेरे पास नहीं, तो मेसी का कोट मैंने देखा, बड़ा अच्छा है। उसने कहा कि ये मैच जीतने में मेरे 17 साल 7 दिन फलाने घंटे फलाने मिनट लगे हैं। सिर्फ एक मैच आपको एक दिख रहा है, विनिंग एक दिख रही है, लेकिन उसके पीछे लगते हैं 17 साल। तो यूपीएससी एक रात में ज़िंदगी बदल देती है, लेकिन जितने हाईली डेडिकेटेड समर्पित परिश्रम की ज़रूरत होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे तो आप यूपीएससी नहीं कर सकते। आपको दुनिया का हर काम छोड़ करके सही उम्र में, सही उम्र होती है 20 साल बीए करने के बाद। जिसको यूपीएससी करना है उसको बीए करने के बाद सब कुछ रोक देना चाहिए, बीए बीएससी व्हाटएवर। बीए करने के बाद सारा काम बंद करके 2 साल ही अपने को देना चाहिए डेडिकेटेड। और यूपीएससी की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? हाई स्कूल से। हाई स्कूल्स के बाद से यूपीएससी की तरफ फोकस्ड हो जाना चाहिए। और जैसे जैसे दर्जा 11 आए, 12 आए, 13 आए, इंटर पास करते करते आपको 80% यूपीएससी समझ में आ जाना चाहिए क्या होता है इसके अंदर। और बीए जब आप कर रहे हों तो बीए के पास करने में अपनी एनर्जी खर्च करें 40% और 60% खर्च करें आप यूपीएससी की पढ़ाई करने में। और बीए करने के बाद कहीं कुछ मत करिए, बैठ जाइए, क्योंकि इसके बीच में आपने सारी सामग्री, सारे नोट्स सब बना चुके हैं, आप सब कुछ है आपके पास। और आपको पूरी तरह रोज 18 घंटे के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की पढ़ाई करनी चाहिए। जो लोग इस मेथड का पालन करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही वो लोग होते हैं जो पहले और दूसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी निकालते हैं। अब आपको बताने से क्या फ़ायदा, इसलिए क्योंकि आप कल को माँ बाप बनेंगे, आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, उनको ये फार्मूला बताइएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपके लिए कौन सा फार्मूला है, अब तो आप आ चुके हैं, पर कुछ लोग हैं जो यूपीएससी करना चाहते हैं, कर रहे हैं और हिंदी में कर रहे हैं। अच्छी रैंक आप पास भी कर लेंगे तो अच्छी रैंक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके 6-7 घंटे तो इधर निकल जाते हैं यहाँ पे। तो बहुत मेहनत आप करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। यही क्या कम है कि आप क्वालिफाई कर लें, कोई आपको ठीक ठाक पद मिल जाए, तो अपने आप में ये कम अचीवमेंट नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। बशर्ते आपको अपना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत एनर्जी, अपनी सारी एनर्जी फोकस करके आप यूपीएससी की तरफ लगाएंगे, पीसीएस की तरफ लगाएंगे तो कर सकते हैं। बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में आपको काम करना पड़ेगा। उसमें सोशल मीडिया नहीं है, उसमें गप्पे नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें हर मिनट का हिसाब है। और कोई भी आदमी जो बड़ा होता है वो 1-1 मिनट के हिसाब से ही बड़ा होता है, वरना तो कहाँ से होंगे, क्योंकि 24 घंटे तो वही हैं सबके पास, है ना। ये तो यूपीएससी वालों से मुझे इतना कहना था। दूसरी बात ये है कि आप बॉम्बे फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं और एमए सेकेंड सेमेस्टर में जब आप प्रवेश करें तो आप एमए करते करते हर हाल में आपका जेआरएफ हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाएगा कहीं भी, हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं।
तो अगर यूनिवर्सिटी सिस्टम में, हायर एजुकेशन में आपको लेक्चरशिप पानी है तो आपको JRF होना पड़ेगा। नेट काफ़ी नहीं है, याद रखिए। नेट एंड JRF होता है, मैं JRF बोल रहा हूँ। JRF कहने का मतलब नेट अंडरस्टूड है, खाली नेट यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है। तो JRF करना ज़रूरी है। इसलिए ये जो सामने का 1 साल है, इस 1 साल में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 1 साल जब मैं MA सेकेंड 3rd सेमेस्टर में जाऊँ, 4th सेमेस्टर में जाऊँ तो मेरा JRF हो चुका हो। क्यों? आप इमेजिन करो, आप JRF नहीं हो और आपका MA पूरा हो गया और आपका PhD में एडमिशन नहीं हुआ, तो आप कहाँ जाओगे? घर जाके जब साल भर बैठोगे, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ही तकलीफ होती है। ये इतनी भयानक पीड़ा है कि जो उस पीड़ा से गुजर चुके हैं वही समझते हैं। घर भी आपका स्वागत एक उम्र के बाद खाली हाथ नहीं करता है। एक उम्र के बाद खाली हाथ में घर आपका स्वागत नहीं करता है। जगह दे देगा, शरण दे देगा, रोटी दे देगा, वेलकम नहीं करता है। तो ऐसा मौका ही नहीं जीवन में देना है कभी भी किसी को, खुद को, जहां आप दीनहीन हो, असहाय हो, जहां आपको किसी के सामने, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों न हो, हाथ फैलाना पड़े। और ये सब कुछ संभव है अगर आप अपने समय का राइट टाइम पे राइट इस्तेमाल अपने पर्पज के लिए करते हैं, तो आप इस सारी समस्याओं से बच सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ प्लान तरीके से अपने जो भी आपका गोल है, फिलहाल अगर JRF है तो बहुत प्लानिंग करके, अपने समय का सदुपयोग करके आपको ठीक ठाक पढ़ाई करनी है। करेक्ट पढ़ाई करेंगे तो आप हो जाएंगे। MA सेकेंड जो MA जिस वाल्मीकि जिसमें से आते हैं, वहाँ पे 4-5 बच्चे JRF हुए हैं शायद, आखिर हुए हैं, वो तो हुए, तो और भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो उस पर ध्यान रखिएगा। दूसरी दिक्कत यह है कि भाषा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो लोग हिंदी पट्टी से आते हैं वो भी, और जो हिंदी पट्टी के बाहर हैं उनके साथ तो बिल्कुल ही। और यहाँ पे तो तकलीफ़ की बात यह है कि हिंदी पट्टी से बाहर के लोग तो कम ही दिख रहे हैं। तेलुगु बच्चे तो 2 ही दिख रहे हैं, और भी कोई तेलुगु है क्या? नहीं। तो इसलिए मेरी इस बात का बहुत मतलब तो नहीं है, क्योंकि ये नॉन हिंदी बच्चों के लिए ज़्यादा काम का है। फिर भी भाषा पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी भाषा का संबंध सिर्फ, ये बात लोग समझते नहीं हैं, अच्छी भाषा होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर भाषा जिस लेवल की होगी उसी लेवल से आपका सब कुछ होगा। क्योंकि सोचते आप भाषा में हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड शार्पली काम करे, एक्यूरेटली काम करे और बढ़िया सोच पैदा करे, तो उसके पास अच्छी भाषा होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ बोलना, लिखना, पढ़ना ही भाषा में नहीं होता है, सोचना भी भाषा में होता है। तो भाषा पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी भाषा पे काम करें, उसको ठीक करें। सोचने से लेकर लिखने पढ़ने तक सब पे ठीक होती जाएगी। उसका तरीका यह है कि श्रेष्ठ साहित्य का पाठ करें। श्रेष्ठ साहित्य, कहानी, कविता, उपन्यास, महान जो लेखक हैं, जिस भी भाषा में अपनी भाषा ठीक करनी हो, कोई भी भाषा हो सकती है, फिलहाल तो हिंदी है और अंग्रेज़ी है, तो श्रेष्ठ साहित्य पढ़ें आप। और जब पढ़ें तो बोल के, मन में बोल के पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। मन में बोलते हुए आप रोज़ 1 घंटा लिटरेचर पढ़ने पर खर्च करें। अगर रोज़ 1 घंटा लिटरेचर पढ़ने पर खर्च नहीं करेंगे मन में बोलते हुए, तो आपकी भाषा सुधरेगी। फिर आप जिनकी भाषा अच्छी हो उनसे बात करें। अखबार पढ़ें, जनसत्ता वगैरह पढ़ें, BBC हिंदी को ध्यान से सुनें, ठीक है। ये सब आप करेंगे और प्रयास करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे तो आपकी भाषा ठीक हो जाएगी। क्योंकि हिंदी पट्टी के लोग, हिंदी की मातृभाषा होने से ज़रूरी नहीं है कि आपकी हिंदी अच्छी हो। तो लाइफ में पर्पज होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना क्या है कि सबसे पहले हमें तो टेक्स्ट पढ़ डालना है। टेक्स्ट पढ़ डालना है। पढ़ डालने का मतलब है समझ लेना है, पढ़ करके आत्मसात कर लेना है। रटना वटना नहीं है। छोटे बच्चे रटते हैं, हायर एजुकेशन में हम रटते नहीं, हम समझते हैं। तो आपको उसको आत्मसात कर लेना है। उसको आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार उंगली रख करके अंडरलाइन करते हुए, शब्दों के अर्थ खोजते हुए समझना है, पढ़ना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, अपने उस पेपर के टीचर से उस चीज़ को समझ लेना है क्लासरूम में, राइट। क्या करना है इसके बाद? ये करना है कि जो भी महत्वपूर्ण साहित्य है, क्लासिक जिसे हम कहते हैं, उसको भी साथ साथ आपको पढ़ते रहना है। जब आप MA करके निकलें तो आपके पास हिंदी के हर बड़े रचनाकार, आलोचक की महत्वपूर्ण 1 या 2, 3, 4 किताब आत्मसात की हुई होनी चाहिए।
खाली ये हम पढ़े और पढ़ के भूल गए हैं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो क्या मतलब है ना। तो उसका रस आपके दिमाग में होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो एक तो इतना आपको एमए करते करते पढ़ लेना है। जेआरएफ क्वालिफाई करना है। जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए उसका सिलेबस है, उसके अनुसार पेपर है, आपको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको उसके लिए घंटे फिक्स कर देने चाहिए। आप युद्ध में वैसे ही लड़ते हैं, युद्ध के मैदान में जैसी आपने ट्रेनिंग कर रखी है। सेनाएं रोज ट्रेनिंग लेती हैं, है ना। सेनाएं रोज प्रैक्टिस करती हैं, फर्जी लड़ाई लड़ती हैं, आपस में लड़ती हैं। क्यों लड़ती हैं? क्योंकि किसी दिन उनको सचमुच की लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। तो ये नहीं हो सकता है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप डंडे से करें और युद्ध के मैदान में जब आप पहुंचे तो आप तलवार चलाने लगे। नहीं, जिस तरह से लड़ाई लड़नी है उसी तरह से ट्रेनिंग भी उसी लेवल की करनी है। तो आपको अपने समय का बंटवारा करना पड़ेगा कि एक तो जेआरएफ करना ज़रूरी है, इसके लिए लिटरेचर पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अपने को अपग्रेड करना है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू होगा एक दिन, ठीक है। तो लिटरेचर पढ़ना है मुझे, भाषा, समझदारी, हर चीज़ लानी है, और टेक्स्ट पढ़ना है। लिटरेचर में क्या पढ़ना है? हर अति महत्वपूर्ण लेखक की अति महत्वपूर्ण पुस्तक पढ़नी है, ठीक है। अब आप कह सकते हैं साहब हमको कैसे पता चलेगा अति महत्वपूर्ण लेखक कौन है और उसकी अति महत्वपूर्ण किताब है? इसके दो तरीके हैं। आप कुछ टीचर्स से पूछ सकते हैं और आप गूगल कर सकते हैं। गूगल आपको बता देगा हिंदी के टॉप 10 राइटर्स कौन हैं, टॉप 10 आलोचक कौन। अगर आपको अध्यापक होना है, वो आपका पर्पज है, तो आपको क्लास टाइमली अटेंड करनी है, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ लेने हैं। जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो मैंने आपको बता दिया, वो करना ही पड़ेगा, वो साथ साथ चलेगा। आपको एकलव्य की तरह, इसीलिए एकलव्य मेरा आदर्श है, आपको एकलव्य की तरह साधना करनी पड़ेगी, ठीक है। जो लोग ये कर लेते हैं, क्योंकि सभी नहीं कर पाते, क्योंकि ये डिसिप्लिन का काम है ना, मुश्किल काम है, मेहनत करनी पड़ती है। और हम लोग मनुष्य तो स्वभाव से बेसिकली तो पशु है ना, हम लोग वैसे तो पशु ही हैं। तो अब पशु कैसे होते हैं? आमतौर पे खाया पिया मस्त रहे। भाई शेर जंगल का राजा होता है, किसी जंगल में जाके देखो क्या कर, अभी किसी पेड़ के नीचे लेटा होगा मस्त, अपना भूख लगेगी उठेगा, फिर मारपीट करने चल पड़ेगा, फिर खाएगा सोएगा, बच्चा पैदा करेगा, खाएगा सोएगा, मर जाएगा। अगर शेर की कहानी यही है तो यही गिलहरी की कहानी है। तो स्वभाव से तो हम पशु हैं, लेजी, हम भी खाना पीना पड़े रहना चाहते हैं, है ना। पर मनुष्य हैं, हमारे पास विजडम है, हमारे पास पर्पस है, तो हमें मेहनत करनी पड़ती है कुछ पाने के लिए। तो उसके लिए तो हमें टाइम को ही, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। अगर आपने टाइम ठीक से मैनेज कर लिया और उसको एग्जीक्यूट कर लिया तो आप बड़े हो जाएंगे। अमेरिका सुपर पावर क्यों है? अमेरिका बड़ा सिंपल मामला है, वो सबसे अच्छी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को सबसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। लाइफ का यही दो क्लियर कट फंडा है। हर आदमी अमेरिका हो सकता है। आपको दो ही काम करने हैं, आपको अच्छी प्लानिंग करनी है और अच्छा उसका क्रियान्वयन करना है। हम कहाँ मारे जाते हैं? हम मतलब देश को छोड़ो, मैं पर्सन की बात करूं, हम प्लानिंग अच्छी नहीं कर पाते और एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। हर आदमी कमाल का हो सकता है अगर उसके पास अच्छी प्लानिंग हो और अच्छा एग्जीक्यूशन हो। अच्छी प्लानिंग हर आदमी खुद से नहीं कर सकता, इसीलिए तो जीवन में गुरु, माता पिता, भाई बहन होते हैं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्लानिंग ही तो बता रहा हूं आपको ना, कि आप अपने टाइम को ऐसे प्लान करो, आप ऐसे करो। पर आपकी जगह पे मैं बैठ के एग्जाम थोड़ी देने वाला हूं, ठीक है। तो आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। गूगल के हिसाब से आपको अपने स्टेप्स तय करने पड़ेंगे और डेली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। पर डे के हिसाब से काम करना पड़ती है और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। पर ये सब करने के लिए जरूरी है लाइफ में गोल का होना। और गोल का होना क्यों जरूरी है? अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो, कोई सपना आपके पास है तो, आप महत्वपूर्ण बनना चाहते हैं तो, अगर चाहते हैं तो आपके पास एक पर्पज होना चाहिए। पर्पज होने का बेस्ट तरीका क्या है? वह एक विशेष गुण, दो विशेष गुण जो आपके अंदर पैदाइशी है, उसको ही प्रोफेशन, पर्पज, लक्ष्य में कन्वर्ट कर दें और उसको फॉलो करें। ये बेस्ट है। पर इस उम्र में ये संभव नहीं है। तो जहां खड़े हैं वहीं ताजमहल बनाएंगे। तो ताजमहल बनाएंगे तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना और पर्पज होना, ये सब कुछ खुद से प्यार करने का ही तरीका है। जब आपको पढ़ना होगा तो आपको टाइम पे सोना पड़ेगा, ठीक है। आपको समय वेस्ट नहीं करना है, आपको ढंग का खाना पीना है, आपको अपना ध्यान रखना है। आप जब ये, क्योंकि वो एक ही चीज के अंग हैं। अब ये नहीं सब कुछ हमें जीवन में कर्तव्य के हिसाब से करना होता है।
एक ही मनुष्य होता है, पिता के रूप में उसका कर्तव्य अलग है, पति के रूप में अलग है, गुरु के रूप में अलग है, पुत्र के रूप में अलग है। हमारा जीवन हमारे कर्तव्यों से संचालित होता है। जीवन को कर्तव्य भाव से ही जीना चाहिए और सबको पता होता है कि कर्तव्य क्या है और कैसे करना है। ठीक है, तो उसके सामने ये कि जो चीज़ मुझे बहुत आहत करती है वो ये है कि बच्चों की आंखें उदास होती हैं। आप सड़क पे खड़े हो जाओ, गुजरते हुए लोगों को देखो तो बहुत सारे लोगों की आंखें आपको उदास मिलेंगी, चेहरों पे चमक नहीं है, आंखें उदास हैं। ये एक बड़ी भारी समस्या है। ये क्यों? क्योंकि बच्चा ये सोचता है अरे कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, कुछ भी JRF कर लेंगे, हमारा एडमिशन कहाँ होने वाला है, हमको कहाँ यूनिवर्सिटी में नौकरी मिलने वाली है। नर्सिंग सवर्ण है तो सोचता है हम कहाँ SC हैं, अगर SC है तो सोचता है कि हम तो इतने दिनहीन हैं, हमारे पास कोई सिफारिश नहीं है, फलाने SC के चाचा तो IAS हैं, उनका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, है ना। क्योंकि रियल में ऐसा होता है सर। ये रियलिटी चारों दिशाओं में बिखरी पड़ी है, जिसमें वो रोज रोज जिसको देख रहा है, अपने सीनियर्स को, अपने भाई को लड़ते परेशान होते। तो जब वो बच्चा ये दिखता है, और ये एग्जाम्पल ज़्यादा हैं, सफलता के एग्जाम्पल ज़्यादा हैं, सफलता के एग्जाम्पल, असफलता के, संघर्ष के, निराशा के उदाहरण ज़्यादा हैं, सफलता के उदाहरण कम हैं। तो जो ज़्यादा उदाहरण उसके सामने हैं वो तो निराश करने वाले हैं। तब वो फ्रस्ट्रेट होता है, उसकी समझ में नहीं आता कि यार टीचर आलोक पांडे कहते हैं पढ़ाई करो, और जो बच्चा बहुत पढ़ के बैठा है उसका तो कुछ हो नहीं रहा है ना। ये अब वो करे तो करे क्या? तरह से सुयोग्य है, जो बहुत संघर्ष करके, परिश्रम करके, ईमानदारी से इस लायक पहुंचा कि उसको उसका हक हंसते हंसते मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। अब वो बच्चा क्या करे? करेक्ट, मेन प्रश्न ये है, इसका उत्तर ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो समस्या है ये सिस्टम की समस्या है। आप या मैं मिल करके इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। करेक्ट, 50%, मैं फिर से कह रहा हूं, 50% जैसे रात होती है और 50% जैसे दिन होता है, वैसे ही 50% अंधेरा है, करप्शन है, बेईमानी है, हर जगह हर तरह की, चाहे परसेंटेज कम बेसी हो जाए, पर 50% अभी भी रोशनी है और अभी भी उजाला है। मैं एडमिशन चाहिए तो मैं 6 जगह अप्लाई करूंगा। आप सुनिए, यही फार्मूला दे रहा हूं मैं आपको, हम 6 जगह अप्लाई करेंगे, हम बढ़िया तैयारी करेंगे, 10 दिन पहले नहीं, 10 महीने पहले। आप 5 जगह अप्लाई कर सकते हैं, आप बहुत जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर के उनके बीच में जा सकते हैं। तो यकीन करिए, जो मैं आपको कह रहा हूं ये करने को, अगर आपने ये किया तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है, मिलना ही मिलना है। ये PhD में एडमिशन पाने का फार्मूला नंबर 1। उसके बाद आप बढ़िया टॉपिक लीजिए, बढ़िया गाइड के साथ मेहनत से काम करिए, और जिस वक्त आप ये सब कुछ कर रहे हो, 5 साल 4 साल PhD, 3 महीने में एक रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए। मुझे पूछा जाता है पब्लिकेशंस क्या हैं, तो जब आप मेरे सामने रखेंगे पब्लिकेशंस, अच्छे पब्लिकेशंस, क्योंकि हमको पता होता है फालतू पब्लिकेशन क्या है, अच्छा पब्लिकेशन क्या है, तो हमारे सामने अच्छा पब्लिकेशन आता है, अच्छा ओके, तो आप सेट हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। और अगर आप अच्छे हैं तो आपको नौकरी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगी है। हम अपने को बहुत बेहतरीन विद्यार्थी बना सकते हैं, यही बेहतरीन विद्यार्थी PhD में एडमिशन पाएगा, और यही बेहतरीन शोध छात्र नौकरी पाएगा। कुल कहने का मतलब क्या है, आप अपने को इतना बेहतरीन बनाइए, क्योंकि वही आपके हाथ में है और कुछ आपके हाथ में नहीं है। जो मेहनत करनी है इसी फैक्ट्री में करनी है। आप ही मैकेनिक, आप ही मूर्ति हैं और आप ही मूर्तिकार हैं, माता पिता भी नहीं है, कोई नहीं है, आपकी मूर्ति, आप ही मूर्तिकार। कि आसमान में उड़ता हुआ पक्षी वही मारा जाता है बाज के हाथों, जहां उसकी परवाज कमजोर होती है। आसमान में उड़ता हुआ पक्षी, उड़ते हुए पक्षी को बाज तब तक नहीं मार पाता है जब तक वो फर्स्ट क्लास उड़ रहा है, वो बाज को बच के निकल जाएगा। जहां उसके पंख ढीले होने शुरू होते हैं, बाज उसको पकड़ लेता है। आप अपने पंख को ढीले नहीं होने देंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि कोई आपको रोक नहीं सके। जो लोग भी बड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग, सभी नहीं, बहुत सारे लोग जुगाड़ों से आते हैं, जुगाड़ों की मैं बात नहीं करता, पर अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने बल पे आते हैं और अपने बल पे चमक पड़ते हैं। सबसे बड़ा नाम नरेंद्र मोदी का है, उससे बड़ा उदाहरण हमारे पास नहीं है।
अपने बल पे आप भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचने वाला बच्चा मुकेश धीरूभाई अंबानी होता है, कोई दिलीप कुमार हो सकता है, कोई शाहरुख खान हो सकता है। शाहरुख खान के बाप का नाम कौन जानता है? तो इतनी मेहनत मनुष्य को करनी चाहिए कि वो इस अंधेरे को चीर करके अपनी जगह बनाए। जो चीर लेगा वो अपनी जगह बना लेगा, क्योंकि सिस्टम आपके लिए अपने को बदलने वाला नहीं है। जीवन में आप इतने बड़े हुए कैसे? उन्होंने कहा 2, बढ़िया काम करो, बढ़िया संपर्क बनाओ। सिर्फ बढ़िया काम, बढ़िया संपर्क नहीं है। सिर्फ बढ़िया संपर्क, बढ़िया काम नहीं है। बढ़िया काम पहली शर्त, दूसरी शर्त बढ़िया संपर्क। अपनी गरिमा के साथ भी, हम भी मैनेजर पांडे के स्टूडेंट थे, बड़े करीबी थे, हमारे दरवाजे पर उनकी फोटो लगी हुई है। उनकी फोटो लगाने के लिए तिरंगा मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया, कि फोटो उनके नीचे लगा रहा था तो खराब लग रही थी, वो तिरंगा लगा रखा था, वो नीचे यहां पेट पे आती थी, तो मैं और ऊपर लगाऊं तो तिरंगे के ऊपर। मैंने कहा तो बड़ा गड़बड़ हो गया, कैसे सेट करें इसको? तो तिरंगा हटा करके अंदर ब्लैक बोर्ड पे लगाया है, और गुरु जी की फोटो सही जगह पे लगाई है, आंखों के सामने जहां होनी चाहिए। हम भी उनको प्यार करते थे, निजी काम भी करते थे, आवश्यकता अनुसार टिकट कटा दो, ये कर दो, चेले गुरु में सब चलता है, छोटी मोटी चीजें, दवाई ला दो, वो हम लोग उसी परंपरा से आते हैं, वो ठीक है। पर किसी अध्यापक को अस्पताल पहुंचा देने में और किसी अध्यापक का तलवा चाटने में बहुत फर्क होता है। संपर्क बनाने का मतलब तलवा चाटना नहीं होता है, सोना नहीं होता है। गरिमा के साथ, आदर के साथ भी रिश्ते बनाए जा सकते हैं। तो संपर्क बनाने चाहिए आपको, और आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। मेहनत पहली शर्त है, संपर्क दूसरी शर्त है। कोई संपर्क आपकी मदद नहीं करेगा अगर आप वहां तक पहुंचेंगे नहीं। आप वहां पहुंचिए तो सही में। सफल होने के लिए जो कुछ चीजें चाहिए, उसमें पर्पज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पर्पज के हिसाब से सोना, जागना, उठना, बैठना, मरना, जीना, हर चीज पर्पज के हिसाब से होनी चाहिए। पहली चीज तो यह है, उसी में खुद से प्यार करना आ जाता है। लक्ष्य, और लक्ष्य के हिसाब से जीवन, जीवन के हिसाब से लक्ष्य नहीं, लक्ष्य के हिसाब से जीवन, और उसके बाद प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और परिश्रम और संपर्क। ये फार्मूले हैं, जिसकी समझ में आएगा, जो कर लेगा वो आगे निकल जाएगा। सभी कर नहीं पाते, सब समझ नहीं पाते, इसलिए सभी आगे नहीं निकल पाते हैं। आप जिसको बदल सकते हैं वो अपने को बदल सकते हैं। और इस अंधेरे में जैसे एकलव्य ने अपनी राह बनाई ना, वैसे ही आपको अपनी राह बनानी पड़ेगी। हो जाइए। मैं वही कह रहा हूं, आप दूसरे को ईमानदार नहीं बना सकते। आप दूसरे को ईमानदार नहीं बना सकते, क्योंकि आप कल को अपने बेटा बेटी को अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं। आप उन बूढ़े मास्टरों को, विद्वानों को क्या चलाएंगे? आपका छोटा भाई आपकी 100% बात नहीं मानेगा घर में। आपकी मां नहीं, आपका बाप नहीं, आपका बच्चा नहीं, कोई आपकी बात 100% नहीं मानेगा। वो अजनबी लोग क्या मानेंगे? इसलिए हम किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, आप ही मूर्ति हो और आप ही मूर्तिकार हो। सारी हथौड़ी खुद पे चलाई। जब भी कोई जीवन में बड़ा प्रश्न आए, यही से हम लोग खत्म करेंगे अपनी बात। जीवन में जब भी, और ऐसा जीवन होगा कि जीवन में बड़े प्रश्न आएंगे, चाहे वो ऐसे हों चाहे फैमिली के हों, बड़े प्रश्न आते ही आते हैं। जब भी जीवन में बड़ा प्रश्न आए तो प्रश्न का पोस्टमार्टम करो। पोस्टमार्टम कैसे? तो मैं उसका उदाहरण देता हूं। एक नई फुटबॉल खरीदो, बढ़िया कंपनी वाली, भावा भरी हुई, आपने खरीदी और मैंने बोला इसको फाड़ दो अपने हाथों से। आप फाड़ पाओगे? नहीं फाड़ पाओगे। पर क्या करो, बाल को पकड़ो हाथों में, जो ये कह रहे थे, बाल को पकड़ो हाथों में और घुमाओ। धीरे 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 बाल को हर दिशा से गौर से देखो तो तुम्हें एक जगह दिख जाएगी जहां पे तुम पाओगे सिलाई थोड़ी कमजोर है, मिल जाती है। एक पॉइंट होता है जहां सिलाई हल्की होती है, वहां पे अपने नाखून से उसको ढीला करो। 2 घंटे बाद वो इतना ढीला हो जाएगा कि शाम 10 घंटे बाद तुम फाड़ दोगे उसको। तो समस्या जब सामने आए तो उसको हाथों में लेकर के ध्यान से देखो। कोई समस्या जीवन की हो, कोई समस्या देखो, घुमाओ, एक पॉइंट मिलेगा जहां से उसका समाधान मिलेगा, जहां से उसका समाधान मिलेगा। पर यह धैर्य होना चाहिए। आपत्तिकाल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र नारी। धैर्य पूर्वक आपको परिश्रम करना होगा। मंजिल मिलना, बड़ा होना इतना आसान नहीं है। वरना सभी लोग, हर नेता गांधी नहीं हो गया होता, हर दलित नेता अंबेडकर नहीं हो जाता, नहीं हुआ बाबा, क्योंकि सबके पास उतना धैर्य नहीं है, उतना परिश्रम नहीं है और उतनी अच्छी भावना नहीं है। दिल भी सोने का होना चाहिए, है ना।
तो वो अच्छी भावना के साथ आप लगातार धैर्यपूर्वक परिश्रम करेंगे तो मिलेगा। आप सड़क पर गाड़ी लेकर के निकलते हैं, पहले से ही तय नहीं कर सकते हैं कि कौन गाड़ी जब आएगी तो उसको मैं कैसे मोड़ूंगा। आपको एक भरोसा रखना पड़ता है अपने ऊपर और परमात्मा के ऊपर कि हम पहुंच ही जाएंगे बहराइच गाड़ी चलाते चलाते, और पहुंच ही जाते हैं आप। पर यहीं से प्लान करके नहीं चल सकते आप कि 300 किलोमीटर के बाद जो लाल रंग का ट्रक मिलेगा उसको मैं कैसे क्रॉस करूंगा। ये जिंदगी ऐसी ही है, धैर्य के साथ, परिश्रम के साथ, अच्छे दिल के साथ कदम दर कदम चलते रहते हैं अपनी राह पे। तो है ना बच्चन जी का कि राह पकड़ तू देखना, राह पकड़ तू एक चला चल, सब इसी में है, सारा मंत्र है। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। सबकी मधुशालाएं अलग अलग हैं, किसी को IAS होना है, किसी को प्रोफेसर होना है, किसी को पत्रकार होना है, वेरी गुड। पर राह पकड़ तू एक चला चल, चरैवैत रुकना नहीं है, चलते रहना है, पा जाएगा मधुशाला। बस, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम लोग।